नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 4.5 के सभी तीनों सवालों को हल करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहले देखिए पहला सवाल है, उसमें हमें हल करना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एक रफ चित्र खींचिए, इसके विकिरण खींचिए, इनके नाम लिखिए। क्या विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में? देखिए हमने ये एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस, सॉरी मैंने यहाँ नाम ए बी सी डी दे दिया, इसको आप पी क्यू आर एस नाम दे दीजिए, पी क्यू आर एस। ये एक चतुर्भुज हमने बना लिया। अब हमें इसके विकिरण खींचने हैं, तो यहाँ देखिए विकिरण है वो पी आर है, ये विकिरण है वो पी आर है और ये क्यू एस है। ठीक है, ये दो विकिरण हमने यहाँ खींचे हैं, तो इनके नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। विकिरण, एक विकिरण है वो है पी आर और दूसरा विकिरण है क्यू एस। विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में? तो यहाँ देखिए ये पी आर और क्यू आर है, वो दोनों विकिरण है वो यहाँ प्रतिच्छेद हो रहे हैं, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु ओ है, वो देखिए इस चतुर्भुज के अभ्यंतर में है, यानी अंदर है, तो अंदर को हम कहते हैं अभ्यंतर में, तो अभ्यंतर में है। आप इसका आंसर है पूरा लिखें कि विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु ओ चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का आंसर। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, उसमें दिया गया है चतुर्भुज के एल एम एन का रफ चित्र खींचिए। तो ये चित्र हमने बना लिया। यहाँ बताइए सम्मुख भुजाओं के दो युग्म। तो देखिए पहला जो ए पार्ट है उसका हम आंसर लिखते हैं सम्मुख भुजाओं का युग्म, सम्मुख भुजाओं का युग्म, सम्मुख भुजाओं का युग्म। सम्मुख का मतलब होता है सामने की। तो देखिए ये के एल है, उसके सामने की भुजा है एम एन, तो एक हो जाएगा के एल और एम एन। दो समूह पूछे, एक समूह यह हो गया, दूसरा यह हो जाएगा के एन है, उसके सामने की भुजा है एम एन, के एन और एम एल। तो ये हो गए दो समूह है, पहला हो गया के एल और एम एन और दूसरा हो गया के एन और एम एल। अब इसी तरह से देखिए 20 समूह कोणों के युग्म। तो यहाँ देखिए के कोण है, उसके सामने कोण है एम, तो एक समूह हो जाएगा। चलिए मैं यही लिख देता हूँ इसके सामने कोण के और कोण एम। फिर दूसरा युग्म हो जाएगा एन के सामने का कोण है एन, तो कोण है एन और कोण एल। ठीक है, फिर देखिए सी वाला, सी का यहाँ नीचे लिख देते हैं आसन्न भुजाओं के दो युग्म। तो आसन्न भुजाओं का मतलब होता है कि उन दोनों में एक बिंदु है वो उभयनिष्ठ होना चाहिए। जैसे हमने एक के बिंदु है, इसको उभयनिष्ठ मान लिया, तो इससे बनने वाली जो भुजाएं होंगी वो एक तो होगी के एल और एक होगी के एन। तो एक युग्म आपका ये हो जाएगा भुजाओं का, आसन्न भुजाओं का, के एल और के एन। ठीक है, फिर दूसरा युग्म है, उसमें से आप कोई दूसरा बिंदु ले लीजिए। जैसे हम ये ओ एम मान लेते हैं, एम बिंदु उभयनिष्ठ लेना है, तो इससे हो जाएगी एम एल और एम एन, एम एल और एम एन। तो ये हो गए दो भुजाओं के युग्म। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, जैसे एन बिंदु आपने उभयनिष्ठ ले लिया तो एन के हो जाएगी और एन एम हो जाएगी। इसी तरह से अगर एल को लेते हैं तो वही के एल हो जाएगी और एम एल हो जाएगी। तो ये हो गए दो आसन्न भुजाओं के युग्म। अब देखिए डी वाला है, डी में बताना है आसन्न कोणों के दो युग्म। आसन्न कोणों का मतलब होता है एक ही भुजा के दोनों जो सिरे हैं उनके ऊपर बनने वाले कोण। तो आसन्न कोण हो जाएंगे कोण
के और कोण एल। ठीक है, इसी तरह से के और एन है वो भी हो सकते हैं, कोण के और कोण एन, ये भी दोनों आसन भुजाएं हैं, तो उसमें ये के एन है वो भुजा हो जाएगी। और यहाँ लेंगे आप तो कोण एम और कोण एल है वो भी दोनों आसन कोण है, और कोण एम और कोण एन है वो भी आसन कोण है। कोई से भी दो युग्म आप इसमें से ले सकते हैं। तो यह हो गया दूसरा प्रश्न। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, और ये कोई परीक्षा में आने वाले लायक नहीं है, ये केवल आपके समझने के लिए है। पट्टियां और उन्हें बांधने की वस्तुएं लेकर एक त्रिभुज बनाइए और एक चतुर्भुज बनाइए। देखिए हम दो शेप है तो हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज की और एक चतुर्भुज की। फिर देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक त्रिभुज लिया और इसी तरह से हम एक चतुर्भुज है वो भी ले लेते हैं। ये हमने लिया चतुर्भुज। ये दो आकृतियां हमने ले ली। अब इसमें बताया गया है कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयत्न कीजिए। अगर यहां हम इस सिरे को पकड़ करके और दबाने की कोशिश करेंगे तो ये दबेगा नहीं। और चतुर्भुज है उसमें भी आपको यही कार्य करना है। चतुर्भुज के भी लिए कीजिए, जैसे हमने ये शीर्ष लिया और इसको अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये अंदर की तरफ दब जाएगा। क्यों दबेगा? क्योंकि यहाँ ये दो बिंदु और है, यहाँ जो भी अगर आप मान लिया कुछ बांध रखा है तो यहाँ से खिसक करके ये अंदर की तरफ चला जाएगा। लेकिन यहाँ इनमें से किसी भी सिरे को पकड़ करके आप दबाने की कोशिश करेंगे तो वो दबेंगे नहीं। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है कि क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया? तो नहीं, त्रिभुज में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। और फिर बताया जा रहा है कि क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन आया? हाँ, अभी मैंने बताया आपको कि इस सिरे को आप दबाने की कोशिश करेंगे तो ये अंदर की तरफ दब जाएगा, ये सिरे हैं वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे ऐसे, और ये अंदर की तरफ फैल जाएगा। अब है क्या त्रिभुज एक सुदृढ़ आकृति है? हाँ, त्रिभुज है वो सुदृढ़ आकृति है। क्या कारण है कि विद्युत टावरों जैसे संरचनाओं में त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग किया जाता है, चतुर्भुजीय आकारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसी का यही कारण है कि विद्युत टावर और जो अन्य जो संरचनाएं होती हैं वो त्रिभुज के आकार की इसीलिए बनाई जाती हैं क्योंकि ये त्रिभुज की जो आकृति है वो सुदृढ़ आकृति होती है, जिससे कोई भी आंधी तूफान वगैरह आए तो उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, यह प्रश्न केवल आपके प्रैक्टिकल के लिए समझने के लिए था। इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। किसी भी प्रश्न में यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।